हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 10th क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सरपन। तो ये जो हम लोगों ने गैप मारा पिछली बार, है ना, गैप कैसा? 10th क्लास के बच्चों को पिछले हफ्ते ज़्यादा वीडियोस नहीं मिले एंड द रीज़न इज़ हम चाहते थे कि 9th क्लास में जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका हमें इंट्रोडक्शन अलग से ना करना पड़े। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा पहले, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी बातें हैं अगर दिमाग से उतर चुकी हों या कभी ना देखी हों तो उनको पहले देख लीजिए। उसके बाद जब इस चैप्टर पे आएंगे तो पूरी बातें बहुत ही क्लियरली और शीशे की तरह साफ़ हो जाएंगी आपके दिमाग में। तो उस चैप्टर को बेटा ज़रूर देख लीजिएगा, ये मेरी सलाह भी है, गुजारिश भी है, और अगर आप समझदार हैं तो डेफिनेटली आप पहले वो चीज़ ज़रूर देखेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डिफरेंस समझ गए होंगे, वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। तो दो वेरिएबल्स वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके बारे में हमने बात की थी, और वो बात क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस तरह की कुछ इक्वेशन होगी जिसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। इस तरह की इक्वेशन में x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं और बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। x कम्प्लीटली डिपेंड करता है y पर। ख़ास बात यह है कि a जो है, a और b दोनों 0 के बराबर ना हो, ठीक है। ये खास बात इसमें हम लोगों ने देखी थी और सीखी थी। आज जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लो कि हम a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसी दो पेयर ले रहे हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x और y तो रहेंगे, उसके साथ में जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये a1 b1 a1 कॉमा b1 कॉमा c1 कॉमा a2 कॉमा b2 एंड c2, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। ये सारे कांस्टेंट्स हैं, होल नंबर्स होंगे। ये ज़ीरोज़ हो सकते हैं, ज़ीरो नहीं भी हो सकते, तो अदर देन ज़ीरो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। ये आप कह सकते हो कि ये सारे इंटीजर्स होंगे। इनमें जो वैल्यू होंगी x और y के साथ में कुछ इस तरह से लिखी हुई होंगी, कुछ इस तरह से गढ़ी गई होंगी, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? x 0 हो गया, ठीक है। तो कोई एक 0 हो सकता है लेकिन दोनों 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। x 0 हो गया, मतलब इसका क्या है कि 0 इंटू एक्स प्लस या माइनस 3y, 0x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। कुछ ऐसी इक्वेशन है, अगर इस फॉर्म में हम इसको रीड करने की कोशिश करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रखे। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस का 9। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स बनते हैं बेटा, जिनको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको रखे, और जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं। a और b दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, कोई एक 0 के बराबर हो सकता है। क्लियर? इतनी बातचीत हमने पिछली क्लास में बता रखी है, 9th क्लास में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो बातचीत है वो हम यहाँ पर देखते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हम इनकी बात करें ना, तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स बनते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करने के दो मेथड बनते हैं। पहला सॉल्यूशन हमको मिलेगा, ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन होगा वो, और जो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा वो हमको मिलता है अलजेब्राइक सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन में हम लोग ग्राफ बना बना के इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ किस किस तरह के बन सकते हैं? 3 तरह के ग्राफ हमको मिल सकते हैं अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक सॉल्यूशंस पे। 3 तरह के ग्राफ्स हमको मिल सकते हैं, इन तीनों का एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। पहला ग्राफ जिसमें आपको दो लाइंस एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी आपको। इन दोनों लाइंस का आपको मालूम है कि इसका अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आता है ना। उस स्ट्रेट लाइन को अगर दो लाइंस का हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, वो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, और वो कोइंसाइड्स कर सकती हैं।
मतलब कहने का है कि अगर किसी ग्राफ पेपर पे आपने रिप्रेजेंट किया तो रिप्रेजेंटेशन में आपको एक ग्राफ ऐसे और एक ग्राफ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मिलेंगी। सपोज कीजिए कि ये ग्राफ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का, और ये जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हो ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का। तो इस तरह से अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट में x और y एक्सिस पे आप देखो, x एक्सिस पर ये पॉइंट जिसके सामने होगा ये x की वैल्यू होगी, y एक्सिस पर ये पॉइंट जिसके सामने होगा ये y की वैल्यू होगी। यानी इसका कोई एक सोल्यूशन होता है, ओनली वन, या कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। अगर दूसरी तरफ पे हम सेकंड पार्ट देखें, अगर इसका कुछ ऐसी लाइंस आपको मिल जाएं, ये हमने ग्राफ लिया, एक लाइन ऐसे निकल गई और एक लाइन ऐसे निकल गई, पैरेलल लाइंस अगर निकलेंगी तो इनकी मुलाकात कहीं नहीं होगी, ना आगे बढ़ाने पर ना पीछे। अगर ये इस तरह की पैरेलल लाइंस आपको मिल रही हैं तो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि इनका कोई भी एक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब है नो कॉमन सॉल्यूशन, कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा इनका, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। तो नो कॉमन सॉल्यूशन ऐसे लिख देता हूं मैं, नो कॉमन सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंस लाइन है, मतलब ये जैसे इसमें मैंने बताया, ये वाला आपका ग्राफ मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का, और ये ग्राफ जो दूसरा वाला है ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का। अब यहाँ पर यही ग्राफ बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का, और यही ग्राफ बन रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का। तो ये आप कहोगे कि पहली लाइन इस तरह से है और दूसरी लाइन भी इसी पर है। तो दोनों लाइन अगर इसी पर मौजूद हैं तो ये कोइंसिडेंस लाइन कहलाती है बेटा, है ना। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर हैं तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। पहले इस जो हमने ज्योमेट्रिकल मेथड बताया है आपको सॉल्यूशंस का, इस पर एक सरसरी निगाह डाल लें। 3 तरह के ग्राफ और 3 पार्ट्स जो हैं उनको मैंने शो किया है। ठीक है भाई। कौन कौन से पार्ट्स हैं, अगर इसको हम 1 2 3 4 में डिवाइड कर दें तो ये फर्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, सेकंड है पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, और थर्ड है कोइंसिडिंग लाइंस हो सकती हैं। तो ये फर्स्ट वाले का ग्राफ है, ये सेकंड वाले का, और ये थर्ड वाले का। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर इस पर हम पूरा एक चार्ट बना देंगे आपको, कब कब कौन कौन का सोल्यूशन मिलता है, और वो आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करके बताना भी होगा, लेकिन वो होगा कुछ बाद की एक्सरसाइजेज का मुद्दा। ठीक है। अभी जो हमारी प्रेजेंट एक्सरसाइज है उसमें हमारा इतने से ही काम चल जाएगा। लेकिन अभी हमने 2 पार्ट्स की बात की ना आपका, ज्योमेट्रिक और एल्जेब्राइक सॉल्यूशन। तो ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन में इतनी बात आप लोग समझ गए हो। अब बात करता हूँ मैं एल्जेब्राइक सॉल्यूशन की। कोइंसिडिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर अगली बात जो है वो क्या है, एल्जेब्राइक सॉल्यूशन। एल्जेब्राइक सॉल्यूशंस 3 तरह से हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला क्या हो सकता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हो सकता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और तीसरा हो सकता है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा क्या हो सकता है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन 3 मेथड्स को हम लोग सीखेंगे आगे की एक्सरसाइजेज में। सब्स्टिट्यूशन, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालिए, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज व्हाट, एलिमिनेशन मेथड में होता है कि हम किसी एक को, चाहे x के या y के, कोई एक वेरिएबल लेंगे, इनके कॉन्स्टेंट्स को बराबर कर लेंगे, चाहे y के वेरिएबल
चाहे वाई के कॉन्स्टेंट्स को चाहे एक्स के कॉन्स्टेंट्स को बराबर कर लेंगे और उसके बाद एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे, एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2, इस तरह से लिख के कुछ बताया जाएगा, वो आगे के एक्सरसाइज में डिस्कस कर दूंगा। अभी ये 3 मेथड्स हो गए आपके, ठीक है। तो इतनी बातचीत जो है ये शुरुआती बातचीत है, ये आपके सॉल्यूशंस के मेथड हैं। इनका हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूजेस कब कब किस किस तरह से कर सकते हैं उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए तो हम इनका यूज़ बेटा नंबर 1 पे प्रॉब्लम ऑन एजेस में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया यूज़ उसमें देखने को मिलेगा प्रॉब्लम ऑन एजेस। 2 लोगों की एज के बारे में बोला गया होगा आपको, है ना। तो बेटा मान लीजिए x साल का है, पिताजी y साल के हैं, आज से 7 साल पहले, तो ये भी 7 साल छोटा, ये भी 7 साल छोटा, आज से 5 साल बाद ये भी 5 साल बड़े, ये भी 5 साल बड़ा, ठीक है। तो इसका यूज़ मिलेगा आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस में। दूसरे नंबर पे जो डिजिट्स वाली प्रॉब्लम होती हैं, इन अ 2 डिजिट नंबर हम कहते हैं यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है वो x है, 10th डिजिट जो है वो y है। तो इस तरह से नंबर बनता है 10y + x। ये देखिए आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिखाई दी आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रही होगी यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं किसमें? कॉमर्शियल मैथ्स में, या पहले डेसिमल वाले में देख लो। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पर किस तरह से यूज़ होता है फ्रैक्शनल नंबर्स में। फ्रैक्शनल में हम लोग कहेंगे न्यूमरेटर माना x, डिनोमिनेटर माना y, फ्रैक्शन बन गई x/y, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चौथे नंबर पे आ जाइए, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में इसका यूज़ अच्छा खासा होता है। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ होता है? कहा गया कि एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उस ट्रेन में रिजर्वेशन और जो कंप्लीट टिकट है वो x + y, रिजर्वेशन और आधा टिकट x + y/2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिख गया? तो इस तरह के तमाम जगहों पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और एक बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है इन कंटेक्स्ट ऑफ बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिए और समझिएगा, ठीक है। मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे, स्टार्ट कर देते हैं आपकी एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 3.1। देयर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. आगे लिखा हुआ isn't this interesting? Yes, of course this interesting. 7 साल पहले 7 गुना, 3 साल बाद 3 गुना, है ना। तो अच्छा लग रहा है सुनने में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों तरह से दिखाना भाई। एल्जेब्रिकली भी दिखाना है हमको और ग्राफिकली भी दिखाना है। तो चलिए भाई, जो फादर हैं आफ्ताब बाबू, इनकी एज हम लोग x मान लेते हैं और इनकी डॉटर की y। तो एज ऑफ फादर मान लीजिए x, आफ्ताब नाम है इनका, और एज ऑफ डॉटर y मान लीजिए। आफ्ताब ने जो शर्त लगाई है वो क्या है कि 7 years ago, 7 years ago अगर हम बात करें, यहीं पे लिख देता हूँ, 7 years ago, 7 साल पहले। अगर 7 years ago आफ्ताब की एज देखी जाए तो वो कितनी होगी? x - 7, और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी? y - 7। और यहाँ पर बेटा एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि कहा गया 7 टाइम्स, आफ्ताब ने बताया ना कि मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, तो ये 7 टाइम्स किधर करना है ये नहीं समझ में आता। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। आप मुझे ये बताओगे कि छोटा कौन है और बड़ा कौन? आफ्ताब बड़े हैं, बेटी छोटी है, और बेटी को अगर 7 टाइम्स कर दें तब कहीं जाके वो पापा यानी आफ्ताब के बराबर हो पाएगी। क्लियर हुआ? ये पहली लाइन है, इसको क्लियर कर लीजिए, इसलिए एक इक्वेशन निकलेगी। दूसरी लाइन क्या कह रही है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो हम आज से 3 साल बाद, फादर फिर से क्या बोले? आज से 3 साल बाद, यानी अगर हम 3 years hence, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो आफ्ताब होंगे x + 3, बेटी हो जाएगी y + 3, और ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, ठीक है। फिर से हमको बेटी को ही 3 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी, देखिए बेटी, बाप बेटे अगर हैं
तो बाप हमेशा बड़ा रहेगा, बेटा हमेशा छोटा रहेगा, बेटी हमेशा छोटी रहेगी। सही रहेगा ना? ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम हैं, हमारी बेटी है तो हम इतने ही बड़े रह जाए, हमारी बेटी हमसे बड़ी हो जाए, हैं? पूछे हमसे, और बेटा पाले थे तो हमको याद है ना? ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये 2 इक्वेशन हमको दिखाई दी। चलिए इस वाली इक्वेशन को अगर हम लोग कहें, पहले ये वाली इक्वेशन कर लेते हैं। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49, ठीक है। 7 को उधर भेज दीजिए और 7y को इधर ले लीजिए। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, सही लिखा हुआ है। इस वाली इक्वेशन को देखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, ठीक है। और इस बार फिर से 3y को इधर ले लेते हैं। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और माइनस 3 यानी कि 6। 2 इक्वेशंस बन गई हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एल्जेब्राइक सॉल्यूशंस अगर करने होते तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते थे, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम एल्जेब्राइक सॉल्यूशंस तो कर ही लेंगे, हमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस देना है, क्योंकि आगे भी अलजेब्राइक सॉल्यूशंस भी करेंगे। तो अलजेब्राइक सॉल्यूशंस में ये हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं हमारे पास में, वो बात की बात है। अभी क्या है, अभी हमको इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें x और y में कुछ वैल्यूज लेनी होंगी और देखते हैं कि वो किस लेवल तक इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है भाई। तो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो वैल्यूज़ हमें लेनी है x और y में, x और y में, ठीक है। ये अपॉन नहीं है, आगे हम बढ़ाते हैं ना इसको, 2 वैल्यूज देते हैं 2 इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि x जो है, पहले इसको हम यहाँ पर लिख दें कि 7y इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू x प्लस 42, y इज इक्वल टू x अपॉन 7 प्लस 42 अपॉन 7 यानी 6, ठीक। अब सपोज करो हमने x की वैल्यू रखी 1, x की वैल्यू रख दो 7। अगर x की वैल्यू आपने 7 रखी है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 और 6 और 1 7, कितना मिल गया हमको 7,7। चलो x की वैल्यू रख लेते हैं 14। x की वैल्यू 14 अगर रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2 6 6 2 8। इसी तरह से x की वैल्यू, अब इसी तरह के मल्टीपल्स बनाते चले जाइए। हमने ऐसा कुछ रखना है जो 7 से रिड्यूसिबल हो, ठीक है। तो 14 अभी आप रख लीजिए, इसमें x की वैल्यू 42 रख दीजिए। तो 7 6 जा 42, 6 और 6 हो गया 12, y की वैल्यू मिल गई 12। और रख दीजिए 70 रख देते हैं, x की वैल्यू रख दीजिए 70। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 7 10 10 प्लस 6 16, 1 4 तो भैया ये बन गया, बढ़िया। दूसरा बना लीजिए इधर से, ये वाला, इसमें भी y की वैल्यू इसी तरह से ले लीजिए। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिल गया हमको मिल गया 3y इज इक्वल टू x माइनस 6। बेटा 3y को उधर ले गए, 6 को इधर ले आए। 3y इज इक्वल टू x माइनस 6 मतलब y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा x अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3 यानी 2, x अपॉन 3 माइनस 2, इस तरह से मिल जाएगा। तो कुछ नॉर्मल सी वैल्यू ले लेते हैं x की जो 3 से कट रही हो। तो चलो x की वैल्यू सबसे पहले हमने ले ली x की वैल्यू ले लेते हैं 6, x की वैल्यू 6 ले ली। तो ये कितना हो गया देखिए 6/3 2 माइनस 2 यानी y की वैल्यू हो गई 0। आगे बढ़ लीजिए, x की वैल्यू ले लीजिए 18, तो y की वैल्यू हो गई 3 18 और 6 माइनस 2 यानी 4। और x की वैल्यू ऐसे ले लेते हैं जो 3 के टेबल पे आती हो। सपोज कीजिए अगर हम इसको ले लें 30, तो 3 10 से 10 टाइम्स 30 कट जाएगा ना, 3 में 10 और 10 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 8 हो गया। और कोई वैल्यू ले लीजिए भाई, थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ले ली 45, तो 3 से x को काटेंगे आप, यानी 45 को काटेंगे 15 बार, और 15 माइनस 2 आपको कितना मिल जाएगा
ठीक है, 3 से 15 बार और 15 माइनस 2 हमको मिल गया 13। कुछ इस तरह से हमको 4 वैल्यूज़ मिल गई। अब इन 4 वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करना शुरू करें किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ पे, ये बेटा हमने एक ग्राफ आपके सामने रखा है। ठीक है, किस बात को ध्यान रखते हुए रखा है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारे पास में वो x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 70 तक जा रही है। कैसे लिया हमने यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 70। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 70 है इधर, तो इधर भी 70 ले लिया, इधर 70 80 तक ले लिया। अब देखते हैं इस ग्राफ को हम लोग कैसे प्लेस करते हैं। तो 7 7 आप देख सकते हो ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा 7, और 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा 7। तो 7 और 7 का सामना करवा दीजिए। 7 और 7 का सामना हुआ कुछ इस पॉइंट पर, बाकी बातें मैंने बिगाड़ दी। दूसरा क्या है, 14,8। 14 कहाँ होगा, तो 14 होगा 10, 11 12 13 14, ये रहा 14, और 8 ये रहा 14 और 8, यहाँ कहीं इसकी मुलाकात होगी। ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, 42 और 12। तो 42 कहाँ है, देखिए 40 41 42, ये रहा 42। 12 कहाँ है, 10 2 12, इन दोनों की मुलाकात करवा रही है। लगभग में बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को मेरे ख्याल से। तो इन दोनों की मुलाकात करवा दी। चलिए, और फिर आगे कहाँ जाएं, आगे है 70 और 16। 70 कहाँ है, 70 है ये रहा, और 16 कहाँ है, तो 10 11 12 13 14 15 16, 70 और 16 यहाँ कहीं ये पॉइंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस लाइन को हम लोग देखें तो ये लाइन कुछ ऐसे आगे जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये हमारी पहली लाइन है। पहली लाइन का मतलब इस तरह से कह सकते हो, इस तरह से कह सकते हो, जिस तरह से इच्छा हो। इक्वेशन 1 जिसको माना है, ये लाइन है हमारी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42y। ठीक है, अब आते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, x 6 y 0। x अगर 6 है तो y 0 है। x 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं एक पॉइंट ये मिल गया। 18,4, 18 कहाँ है भाई, 20 से पहले 19 18 18 और 4 1 2 3 4, 18,4 यहाँ कहीं, ये देखिए 2 पॉइंट्स मिल गए। तीसरा पॉइंट है 30,8, 30 ये रहा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के सामने आइए, और 30 के सामने यहाँ कहीं। और अगला पॉइंट है 45,13, 45 40 और 50 के बीच में ये रहा 45, और 10 ये रहा 11 12 13, यानी यहाँ कहीं पे। बाकी बातें मैंने फिर से इसकी बिगाड़ दी हैं। अब जरा इन पॉइंट्स को मिलाते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये अब आपको पता चल जाएगा कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों की मुलाकात हुई है। और ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है बेटा 42, और इधर से ये पॉइंट है आपका 10 और 2 12। ग्राफ कॉपी पे जब आप इसका नोटिफाई करोगे तो बहुत ही आराम से आपको आंसर मिल जाएगा 42,12। इसका मतलब है कि उसकी डॉटर 12 साल की है और आफ्ताब जो है वो 42 साल का है। ये सॉल्यूशन हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले हो रहा है फिर आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर शी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट और लिया उसने, और 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड एट ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो बस वही काम कर लेते हैं। एक बैट अगर x रुपए का है और एक बॉल y रुपए की है, तो बिल्कुल वैसे ही आपने कहा 3 बैट और 6 बॉल। 3 बैट और 6 बॉल कितने के हुए, बैट की कॉस्ट आपने कहा x है, और बॉल की कॉस्ट आपने मान ली y है, तो 3 बैट्स हुए 3x के और 6 बॉल हुई 6y की। टोटल उसने ₹3,900 खर्चा कर दिया। लेटर बाद में उसने एक बैट और 2 बॉल फिर खरीदे, और कितने में खरीदे,
1300 रुपये में। तो दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई ना, बेटर बॉल। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया 3 तरीके होते हैं। अगर बात करें एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, तो ज्योमेट्रिकली अगर सॉल्व करना है तो हमें इन दोनों इक्वेशंस में से अलग अलग वैल्यूज़ लेनी होंगी। हमें ऐसे करना होगा, इस वाली इक्वेशन को अकॉर्ड करें तो हम कहेंगे कि 6y माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6, ये वैल्यू निकलेगी। और इस वाली इक्वेशन को अकॉर्ड करें तो 2y इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 1300 माइनस x, यानी y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये दो इक्वेशंस की दो वैल्यूज मिल गई। अब फिर हमें वही करना है कि x की कोई वैल्यू पुट करनी है, y की कोई वैल्यू पुट करनी है। चलिए एक काम कर लेते हैं, अगर हम रख दें यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 6 6 36 और 6 5 35, 650 रुपीज़ मिल जाएगी। और अगर y रख दें 0, अगर y की वैल्यू आप रख देंगे 0 तो x की वैल्यू क्या मिलेगी वो देख लीजिए। बस दो ही वैल्यूज़ ले लेते हैं ना। हमने पहले वाली क्लास में जहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है 9th क्लास में, उसमें बात कही थी एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो, आसान हो जाता है। y को अगर 0 रखोगे तो 6 का y को 0 रख लो, 3x इधर आएगा। अगर y 0 हो गया तो 3x इज इक्वल टू 3900, यानी x इज इक्वल टू 1300। ठीक है। और इसी तरह से इस वाले को भी कर लो। एक बार x को 0 रखो, x बराबर 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 650। और अगर y को 0 रख लोगे तो y को 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 1300। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ऊपर वाले दोनों ग्राफ को देखो, आपकी वैल्यू हमने y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 जैसे ही रखी। हमको x 0 रखने पर y और y 0 रखने पर x बिल्कुल सिमिलर वैल्यू दे रहा है ना। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हमको सिमिलर दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ हुआ कि ये कोइंसिडेंस लाइन होगी। पहले वाली इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी, मैंने इंटरसेक्ट करवा के दिखाया, ये कोइंसिडेंस लाइन है। इसका एक ग्राफ जब हम लेंगे तो ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यूज रख लेते हैं यार, ठीक है ना। कुछ इस तरह से देखिए, ग्राफ बना लेते हैं 100 पे बना लीजिए। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x 0 है तो y क्या है 650। ये हमने जो लिया है ये 100, 200, 300 करके लिया हुआ है। ये हमने 100, 200, 300 करके लिया हुआ है। 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू है 650 यहाँ कहीं इस पॉइंट पर, और x है 0। और दूसरे नंबर पे x है 0, x है 1300 और y है 0। x है 1300 तो ये 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये। और इस तरह से जब हम इसको मिला रहे हैं तो ये दोनों ही लाइन के ग्राफ इसी के ऊपर जा रहे हैं, कोइंसिडेंस लाइंस हैं। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइंस हैं तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे वो सारे इसके आंसर्स हो जाएंगे। बेटा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इस वाली इक्वेशन के। जैसी इक्वेशन आप देख रहे हो, पहली वाली का ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, दूसरी वाली ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि कोइंसिडेंस लाइन है। x इज इक्वल टू 0, 650। पहली वाली लाइन भी इसी पर है, यानी पहली वाली लाइन का जो ग्राफ है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 वो भी इसी पर लाई कर रहा है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 वो भी इसी पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो क्वेश्चंस। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। किसी एक दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य था, जो कॉस्ट थी वो 160 रुपये थी। एक महीने बाद
कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य हो गया ₹300। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दर्शाना है। तो चलो कुछ नहीं करना है, 1 किलो एप्पल मान लेते हैं X रुपए का है और 1 किलो अंगूर जो है वो Y रुपए का है। ठीक है, तो अब आप कंडीशन में आ जाइए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप कितने का था, ₹160 का। 2 किलो एप्पल 1 किलो X का, तो 2 किलो 2X का, और 1 किलो ग्रेप यानी Y, कुल मिलाकर ₹160 का। पहली क्वेश्चन बन गई। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन पे आ जाए। दूसरी क्वेश्चन कह रही है 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप, 4X का और 2Y, ये कितने रुपए का हुआ, ₹300 का। ठीक है, एक महीने बाद ये कंडीशन आपके सामने आ रही है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लें। जी बिल्कुल सही है, 4X + 2Y = 300। तो यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस हमको मिली हैं, इनको अकॉर्ड करते हुए अगर हम कहें कि Y = तो ये मिल गया हमको 160 - 2X। और इस वाली इक्वेशन के हिसाब से अगर कहें, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2Y = 300 - 4X, यानी Y = 300 - 4X / 2। ठीक है, तो चलिए ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हमने जैसे पहले क्वेश्चन में ली थी उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो 2X + Y, Y = 160 - 2X। अगर X की वैल्यू Y और X, चलिए भाई X की वैल्यू हम ले रहे हैं 40, तो 40 का दुगना कितना हो गया, 80, और 160 में से 2X जाएगा, Y की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, X की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 40, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 80। चलो और एक और ले लो, तो X की वैल्यू ले लेते हैं 100 नहीं 50। X की वैल्यू ले लीजिए 50, 40 50, 50 ले लिया, 50 दूना 100, Y की वैल्यू आ गई 60। एक तो ये मिल गया, बस दो ही रखिए काफ़ी है। दूसरे वाले में आइए Y, और इस बार भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो X की वैल्यू कुछ लीजिए, चलिए X की वैल्यू अगर हम लोग 50 ले लें तो 50 में 200 X और Y। X की वैल्यू हमने ले ली मान लीजिए 50, तो 50 का 4 गुना कितना हुआ, 200। 300 में से 200 जाएगा, 100 बचेगा, और 100/2 कितना हो गया, 50। तो ये हो गया 50, तो दूसरा हो गया 50। ठीक है, अब चलिए एक और वैल्यू ले लीजिए, तो X की वैल्यू ले ले 25। चलिए X की वैल्यू ले लीजिए 25, तो 25 चौको 100। ठीक है, 25 4 100 हो गया, 300 - 100 200, और 200 / 2 का मतलब हो गया 100। दो वैल्यूज़ मिल गई हमको। अब इनको ग्राफिकली नोटिफाई कर लेते हैं। तो ग्राफ जो बनाएंगे आप, सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ में ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या लेना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 100 से बड़ी कोई वैल्यू तो है नहीं। और इधर भी ऐसे ही 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं क्या होता है भाई। X है 40 और 80, क्या है ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। और इधर भी ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको करिए 40 और 80। X की वैल्यू 40, 10 20 30 40, और 40 के साथ में कौन है, 80, यानी इनका जो पॉइंट है वो 40 और 80 के साथ में यहाँ कहीं लाई करेगा। ये दूसरा पॉइंट है 50 और 60। 50 और 60 कहाँ गया भाई, 50 50 और 60। 50 और 60 को आमना सामना करवा देते हैं। 50 ये रहा यहाँ कहीं, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। और इनकी लाइन अगर देखी जाए तो वो लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है,
दूसरे वाले में आइए 50 50 50 50 50 और 50 का सामना करवा दीजिए। ये 50 है और इधर ये 50 है। 50 और 50 वाली लाइन लाई कर रही है यहाँ कहीं। और दूसरा है 25 और 100। 25 कहाँ है भाई? तो 20 और 30 के बीच में यहाँ कहीं 25 होगा और 100। 25 और 100 वाला, 25 और 100 वाला यहाँ कहीं लाई कर रहा है। देख सकते हो आप लोग, 25 और 100 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। और इन दोनों लाइंस को अगर मिला दिया जाए तो ये ऐसे चली आ रही है, पैरेलल लाइंस। कहीं मुलाकात नहीं होगी, ये इन दोनों का पैरेलल लाइंस देख रहे हो आप, इसलिए इनका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी मुलाकात ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आ गया नो सोल्यूशन। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था बेटा 1 यूनिक सोल्यूशन। वो यूनिक सोल्यूशन में हम लोगों ने आंसर निकाला था 42 और 12। दूसरे वाले में कोइंसिडेंस लाइन थी, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस थे। और ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस आपके सामने आ गई। ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1। आगे बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है, क्योंकि हम 3 नए तरीके सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो आगे के एक्सरसाइजेस का हिस्सा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।